हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे आज क्लास सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस पेपर की ओर। जी हाँ, मॉडल पेपर क्वेश्चंस आ चुका है और लगातार ये प्रैक्टिस चलेगा आपका एग्ज़ाम तक, जिसमें हम लोग टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न रहेंगे। यदि आप जेसीसी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या जेसीसी लेडी सुपरवाइजर का या जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर या झारखंड के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि क्वेश्चंस का आंसर यदि मालूम है तो आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में और हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, होमो सेपियंस की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मनुष्य बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर 2 है मनुष्य प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी में है मनुष्य सर्वहारी, ऑप्शन नंबर डी में है मनुष्य मूर्ख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य बुद्धिमान। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। ऐसे तो आप लोग बायोलॉजी में कई प्रकार के वैज्ञानिक के नाम के ऊपर पढ़े होंगे, जैसे कि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, धान का वैज्ञानिक नाम ओरजा स्टिवा, चना का सिसिर अर्थ्यम, सरसों का ब्रासिकल कंपोस्टिका, मेढक का राणा टिग्रिना। तो ये सारा जो वैज्ञानिक नाम है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस कोशिकाओं का पाचन थैली कहा जाता है? किसी कोशिकाओं का या कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? ऑप्शन में गल्जिकाई बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिकाओं का पाचन थैली कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम में होता है क्या। तो लाइसोसोम की सबसे पहले खोज जानना पड़ेगा आपको कि इसका खोज सबसे पहले कौन किया था। तो इसका खोज डी डुबे ने किया था। कौन किया था? डी डुबे ने। इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। ठीक है, लाइसोसोम एक प्रकार का सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घेरी हुई थैली होती है जिसकी रचना होती है। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं गल्जिकाई बॉडी क्या होता है। गल्जिकाई बॉडी क्या है? इसकी खोज जो होगा कैमिलो गल्जिन इटली के थे, उन्होंने किया था। यह एक सूक्ष्म नालिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। ठीक है, और गल्जिकाओं को यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। तो कभी कभार एग्जाम में पूछेगा आपका एग्जाम में कि कोशिकाओं का या कोशिकाओं के अणु का यातायात प्रबंधन किससे कहते हैं? तो गल्जिकाई बॉडीज को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने किया था 1886 में और बेंडा ने इसका नामकरण दे दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था तो अल्टमैन ने बताइएगा कब किया था? 1886 में। और नामकरण किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का? तो बेंडा ने। ठीक है,
ये क्या होता है कि ये कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसलिए काफ़ी मात्रा में ये ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। डीएनए केंद्र के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात किए थे कि राइबोसोम जो है रॉबसन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में और जेई पोलैंड ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। राइबोसोम को फैक्टरी ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन से विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है या सहायक करता है। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। कभी कभार होता है कि आप कभी चोटिल हो जाते हैं या सब्जी काटते काटते कभी आप हाथ काट लेते हैं थोड़ा, या कहीं चोटिल होते तो रक्त का जो है स्राव होता है और थोड़ी देर बाद वो जो होता है थक्का की ओर जम जाता है। यदि थक्का जम रहा है इसका मतलब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के उपलब्ध है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम फिलोक्विनिन कहते हैं। ठीक है, और यदि किसी भाग में यदि रक्त का स्राव लगातार हो रहा है और वह थोड़ी देर बाद नहीं जम रहा, इसका मतलब विटामिन के का कमी आपके शरीर में होगा। तो इसको दूर करने के लिए आप हरे सब्जियां, टमाटर, ये सब आप खा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? प्रोटीन को। पेप्सिन, ट्रेप्सिन, एरेक्सिन और इंट्रोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेप्सिन। ठीक है, ट्रेप्सिन एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन को वो परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जब रक्त वाहिका में बहता, जब रक्त जो होता है वाहिका में बहता रक्त थक्का नहीं बनता, जब रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनता अथवा असफल रहता कि इसमें उपस्थित रहता है। हमने अभी बात किया कि यदि ब्लड स्राव हो रहा है और वह जम नहीं रहा है, थक्का नहीं बन रहा है, ठीक है, उसी को ये सवाल है तो उसमें क्या उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेपरिन। हेपरिन नामक का ये जो है उपस्थित होता है, जिसके कारण ये रक्त को जो है थक्का बनने में क्या करता है, ये असफल रहता है, थक्का बनने नहीं देता है। ठीक है, अगला जो है वक्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का पूछा गया है कि वक्र का क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, तो वक्र में क्या होता है? वक्र को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र, जिसको किडनी कहा जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र जो होता है किस रचनात्मक और क्रियात्मक एक इकाई होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एरॉन भी नहीं होगा, यूरान भी होगा नहीं, और आर्टेरिस भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंज जो होता है जोड़ कहाँ होता है। क्या यह कुल्हा में होता है, यह कहनी में होता है, कंधे में होता है, यह कलाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कहनी में। ठीक है, कहनी या कीबाट। ठीक है, हिंज को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिंज होता है उसे अन्य नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कीबाट। कीबाट, ठीक है, हिंद भी लिखा रहेगा या आपको कीबाट भी लिखा रहेगा। ये जोड़ जो होता है कहनी में होता है। ठीक है, हिंज या कीबाट जोड़ श्लेष जोड़ का एक प्रकार होता है जो एड़ी, कहनी और घुटने में आपको पाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतम टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड होता है, क्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है या क्लोराइड होता है? क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतम टूथपेस्ट में क्या होता है? आपका ऑप्शन है ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड। फ्लोराइड जो होता है दांत वलय को मजबूत प्रदान कर दांतों को रक्षा करता है। इसलिए फ्लोराइड जो होता है आपकी टूथपेस्ट में यदि लिखा रहेगा, जब आप टूथपेस्ट को लेते हैं तो आप देख लीजिएगा, उसका कुछ लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, उसमें यदि फ्लोराइड लिखा रहेगा इसका मतलब दांत को सड़ने से रोकता है। ठीक है, यही इसका मुख्य कारण है। और हम लोग जानते हैं कि दांत का जो क्षरण होता है, ये दांतों का जो क्षरण होता है वो कब होता है? यदि पीएच मान जो होता है पीएच, ठीक है, 5.5 से कम हो जाए। यदि पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत का क्षय परम हो जाता है और दांतों में क्या पाया जाता है? एनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत जो होता है वो एनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किनकी पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किया जाता है? अभिभावक के लिए, बलात्कार के लिए, चोर के लिए या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सीधा है कि डीएनए क्या होता है बाद में समझेंगे, पहले आंसर जान लीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग आपका अभिभावक चेक करने के लिए होता है, बलात्कार को चेक करने के लिए और चोरों को पकड़ने में भी डीएनए का भी फिंगरप्रिंट्स का यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और एक होता है आरएनए। ठीक है, और एक क्या होता है? आरएनए। ठीक है, जैविक संबंधों में डीएनए की पहचान इस तकनीक की मदद से की जाती है। ठीक है, और डीएनए आपका बेस एडिनल ग्वानिन थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। यह मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। पूछेगा किस में पाया जाता है? यह केंद्रक में पाए जाते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए जो होता है वो जीवाणु में पाए जाते हैं या नहीं, तो बोलिएगा पाए जाते हैं, लेकिन एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। लेकिन जब यूकैरियोटिक पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वो आपका डबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, पूर्ण विकसित रूप में रहेगा या डबल फॉर्म के रूप में रहेगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि नींद की बीमारी, ठीक है, नींद की बीमारी जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, किसकी वजह से होती है? कहीं कभी देखोगे किसी को ज़्यादातर नींद आता है, उसको सिर्फ खाने का मतलब है, सिर्फ खाएगा फिर थोड़ा बहुत बातचीत किया उसके बाद नींद आने लगता है। इसका मतलब वो सिर्फ जो है शरीर रेस्ट खोजता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नींद की बीमारी। इसकी किसकी वजह से होती है? ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, इसर्सिया, निसरिया, एंडोअमीबा, टिटनोसोमा। तो इनसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटनोसोमा। और टिटनोसोमा होता क्या है? टिटनोसोमा जो होता है
फ्लैजियलधारी परजीवी प्रोटोजोआ होता है, जो कि नींद की बीमारी का एक कारण हो सकता है। तो फ्लैजियलधारी प्रोटोजोआ यदि आपके शरीर में है तो कहीं ना कहीं आपका जो है ज़्यादातर नींद आने की समस्या होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि देखे होंगे जब उबलता पानी है और उसमें यदि आप हाथ डाल के देखते हैं और एक जो होता है उबलते समय ऊपर जो भाप उठ रहा है उसमें हाथ रख देखते हैं, तो उबलते जल की जो उबलते जल में जो पानी आप हाथ डालें और जो भाप में आप हाथ डालें तो सबसे ज़्यादा कष्टदायक भाप के जलन में होता है। अधिक क्यों होता है? आपका ऑप्शन क्या है? तो भाप जो होता है ताप बहुत अधिक होता है। क्या भाप का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत होता है, या फिर इसका वाष्पीकरण में भाप की जो वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है, उसमें लेटेंट हीट पाया जाता है, या ऑप्शन में यह एक प्रकार की गैस होता है। भाप जो होता है एक प्रकार का गैस होता है तथा यह शरीर के शीघ्र निगमन करता है, या फिर शरीर में उपस्थित छिद्र द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइएगा। लेटेंट हीट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है, इसका ऊष्मीय मान अलग अलग डिपेंड करता है पदार्थों में, लेकिन भाप में सबसे ज़्यादा आपको ज्वलनशील महसूस होगा। इसके तुलना में उबलते जल की तुलना में जो वाष्पन जो होता है, भाप में जो होता है उसमें अधिक जलन गुप्त ऊष्मा के कारण होता है, लेटेंट हीट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जो होता है वो जम जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो शुद्ध जल जिसको हम बोलते हैं प्योर वाटर, क्या बोलते हैं इसको? प्योर वाटर। और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 होता है और एक ऑक्सीजन मिलकर बना होता है। लेकिन शुद्ध जल का जो टेम्परेचर होता है जमने का वो 32 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है किस तापमान, यानी ब्रैकेट में लिखा है फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि आपसे फ़ारेनहाइट नहीं लिखता, डिग्री सेल्सियस लिखता, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाएगा। ठीक है, यदि आपको टेम्परेचर पूछता डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और केल्विन में यदि आपसे पूछा जाता तो 273 केल्विन में ये जम जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध जल, जिसे हम वर्षा का जल कहते हैं, और वह जो होता है जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट पर। और टेम्परेचर यदि डिग्री सेल्सियस में पूछता तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता। जबकि केल्विन में यदि आपसे पूछा जाता तो 273 केल्विन में ये जमता। तो सारा चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि राडार का आविष्कार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है H.N. बेन टेलस, विलियम्स के रॉन्टजन, P.T. फार्न्सवर्थ, A.H. टेलर तथा ल्यूसी यंग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर विलियम्स रॉन्टजन नहीं होगा। नहीं, विलियम रॉन्टजन नहीं होगा, राडार पूछा गया, ध्यान रखिएगा।
A.H. टेलर तथा ल्यूसी यंग ने इसकी खोज किया था राडार का। ठीक है, और राडार क्या होता है? RADAR। इसका फुल फॉर्म होता है, R से होता है रेडियो, A से होता है रेंजिंग, D से होता है डिटेक्टर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राडार का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा रहा है कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ सिक्का जो होता है पानी में डूबे होते हैं, या कोई पदार्थ पानी में डूबे होते हैं, और ऊपर से जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कम गहराई है, ये सामने दिखता है आपको। इसका कारण यह है प्रकाश के ये अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? आपको हमेशा जो वास्तविक गहराई होता है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आभासी टाइप का दिखाई देगा। वास्तविक गहराई से आपको कम लगेगा। जब आप हाथ डाल के देखिएगा ना उस पदार्थ या सिक्का को निकालने में, तो आपको पता चलेगा कि रियल में कितना गड्ढा है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है वो इसको कारण ये होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण आप एक स्टिक को यदि पानी में डालिएगा, छड़ी को, तो वो टेढ़ी नज़र आती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले सूर्य आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कई एग्जाम्पल है जो प्रकाश के अपवर्तन का है, इसलिए आप लोग डिटेल्स स्टडी कीजिए। ठीक है, लगातार इस प्रकार से आपको क्लासेस मिलते रहेगा एग्ज़ाम तक, ताकि आपका जो क्लास रहेगा, जो आपका जनरल साइंस का जो रहेगा, वो उसमें आप 10 में 10 लेडीज सुपरवाइजर में ला सकते हैं। बाकी यदि आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो 20 में आप आसानी से 18-20 ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पूछ रहा है कि अवतल लेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, लेंस हमेशा दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। तो पूछा रहा है यहाँ पर अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा इमेज बनता है? ऑप्शन में है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी में है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी में है वास्तविक और अधोशोषी, और ऑप्शन नंबर डी में आभासी और अधोशोषी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। आभासी मतलब क्या होता है? आभासी बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो कनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाता है। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को ये हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनाता है। मतलब कॉनकेव लेंस जो होता है वो इमेज जो होता है ऑलवेज वस्तु की लेंस तथा फोकस के बीच बनाता है। इसलिए ये प्रतिबिंब आपको जो इमेज दिखाई देता है, जो उसका नेचर होता है, वो आभासी और सीधा दिखाई देता है। और यदि पूछा जाए कॉनकेव लेंस का बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसका साइज क्या होगा, तो आप बोलिएगा स्मॉल, वस्तु से छोटा। ठीक है, स्मॉल एट ऑब्जेक्ट,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Fe3O4 में Fe जो है का ऑक्सीकारक अवस्था क्या है? ठीक है, ऑप्शन 1 है 3/2, 4/5, 5/4, 8/3। Fe क्या होता है? Fe को हम बोलते हैं लोहा। ठीक है, Fe मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है पहले? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं? यदि नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको किसका निकालना है? ऑक्सीडेशन निकालना है। OXIDATION। Fe क्या है? लोहा है, जिसको हम बोलते हैं आयरन। ऑक्सीडेशन कैसे निकालना है? Fe3O4। तो यहाँ पर मान लीजिए Fe का मतलब लोहा का, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लेट X मान लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं किसका? Fe का। ठीक है, आयरन का। अब यहाँ पर होता है Fe3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 3X और प्लस, ठीक है, 4। ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन O में O कितना है? 4, मतलब ऑक्सीजन 4 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस का 2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन इसका। तो जब आप 3X माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3X इक्वल टू 2, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा? X इक्वल टू जो होगा, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर 4 इंटू है ना, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो इंटू था यहाँ पर। ठीक है, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3, यानी X/3। और X क्या माने थे? Fe का ऑक्सीडेशन हम लोग X माने थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8/3। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन यहाँ पर 8/3 आंसर होगा 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? ठीक है, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उपस्थित नहीं होता है, नहीं पाया जाता है? CH4 मतलब जानते हो? CH4 किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। CH4, H2O, NH3 और HCOOH। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन में जो होगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, बाकी सभी में ऑक्सीजन, बाकी सभी में जैसे जल H2O में भी पाया जाता है, NH3 में अमोनिया में भी पाया जाता है और HCOOH में भी पाया जाता है, सिर्फ CH4 यानी मीथेन को छोड़कर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि Rn निम्न में किसका रासायनिक चिन्ह है? Rn किसका रासायनिक चिन्ह पूछा गया है? रेडियन का, रेडन का, रेनियम का, या रदन? इसको हटा दीजिए, ये नाम आपको अलग अलग लग रहा है। तो Rn जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि एल्युमिनियम के शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ऑक्सीजनीकरण द्वारा, या अवशोषण द्वारा? एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है ऑक्सीकरण द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ऑक्सीजनीकरण द्वारा, ओजोनीकरण द्वारा, या आसवन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन द्वारा,
यानी एल्यूमीनियम का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। थोड़ा डिटेल जानते हैं। एल्यूमीनियम के जो विद्युत अपघटन से प्राप्त जो एल्यूमीनियम होते हैं धातु, उसमें 99 जो % जो होता है वो शुद्ध होता है। क्या होता है उसमें 99% शुद्ध होता है। क्या शुद्ध होता है कि एल्यूमीनियम के विद्युत अपघटन से जो प्राप्त एल्यूमीनियम होता है उसमें जो मेटल होता है उसमें 99% शुद्ध होता है वो मेटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए मेरा क्लास में आप लोग जरूर अटेंड होइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस करेंगे हम जनरल साइंस में विथ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, आंसर भी देखेंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नॉलेज भी होगा और एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। चलिए यहीं पर रखते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू।